दोस्तों नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव, इस विषय पर वर्तमान इसकी क्या स्थिति है। ठीक है। हालांकि जो जो हम जो अगली जो पत्रिकाएं पढ़ते जाएंगे, अगला अंक हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो उसमें इसमें जो भी प्रगति हो रही है उसे भी जरूर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल नवंबर 2024 वाले इस अंक में जितना भी दिया है उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में जुड़ती जाएंगी और इसे आप समझते जाएंगे। ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सुर्खियों में है क्यों। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। समिति ने पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिन बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिशें की है। ठीक है। तो प्रमुख तथ्यों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की स्थापना 2 सितंबर 2023 को की गई थी। तत्पश्चात समिति ने 14 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है। तो ये है एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं कि भारत में साथ साथ निर्वाचन कराए जाने का इतिहास है नहीं है क्या है। तो वास्तव में साथ साथ निर्वाचन कराए जाने का विचार देश में नया नहीं है। ठीक है। भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने के पश्चात लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन जो है 51 से 52 के साथ साथ कराए गए थे। ठीक है। यह पद्धति आगे भी 57, 62 और 67 में 3 उत्तरोत्तर सामान्य निर्वाचनों में जारी रही। ठीक है। तथापि 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व विघटन के कारण एक ही समय में दोनों निर्वाचन कराए जाने का यह क्रम टूट गया था। ठीक है। 1970 में लोकसभा ही समय पूर्व विघटित हो गई थी और 71 में फिर से निर्वाचन कराए गए थे। ठीक है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 5वीं लोकसभा की अवधि 1977 तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद 6ठी, 7वीं, 9वीं, 12वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभाओं का विघटन समय पूर्व हुआ था। ठीक है। मात्र 8वीं, 10वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभाओं ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा किया था। विगत वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विधानसभाओं को भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार 1967 के निर्वाचनों के समय से लोकसभा और विधानसभाओं के साथ साथ निर्वाचन पद्धति को जारी नहीं रखा जा सका और अभी तक साथ साथ निर्वाचन कराए जाने की निर्वाचन की आरंभिक पद्धति को पुनः अपनाया नहीं जा सका है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें क्या है। आज़ादी के बाद देखें तो पहले 2 दशकों तक साथ में चुनाव न कराने का नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर जो है वो पड़ा है। ठीक है। पहले हर 10 वर्ष, ठीक है, पहले हर 10 वर्ष में 2 चुनाव होते थे। अब हर वर्ष कई चुनाव होने लगे हैं। इसलिए सरकार को साथ साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से तंत्र बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। देखिए कि चुनाव सुधारों हेतु, ठीक है, चुनाव के सुधारों हेतु पूर्व समितियां और अनुशंसाएं। ठीक है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति देखें 2023 की, तो वर्ष 2029 तक देखें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ संपन्न करने हेतु संविधान में संशोधन करने की सिफारिश समिति द्वारा पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव तथा दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने हेतु सिफारिश जो है दोनों चरणों के चुनाव 100 दिन के भीतर कराने की सिफारिश है। ठीक है। तो ये है भारतीय विधि आयोग का 117वां प्रतिवेदन। ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता, चुनाव वित्त पोषण में पारदर्शिता और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया इसमें। ठीक है। किसमें? तो भारतीय विधि आयोग का 117वें प्रतिवेदन में। दिनेश गोस्वामी समिति, देखिए समिति द्वारा
राजनीति के अपराधीकरण, चुनावी कदाचार और चुनावी हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके बाद देखिए न्यायपूर्ति वेंकट चलैया आयोग देखें तो आयोग ने क्या किया, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार, राजनीति के अपराधीकरण पर नियंत्रण और चुनावी अभियानों में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने का आह्वान किया। ठीक है, तो हम देखें जो सिफारिश की गई है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में उच्च स्तरीय जो सिफारिश है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक आज़ादी के बाद पहले 2 दशक तक साथ में चुनाव न कराने का नकारात्मक असर जो है पड़ा है राजनीति व्यवस्था। पहले हर 10 वर्ष पर चुनाव होते थे, ठीक है, 2 बार चुनाव होते थे, अब हर वर्ष कई चुनाव होने लगे हैं, इसलिए सरकार को साथ साथ चुनाव के चक्र को बहाल करने की कानूनी रूप से तंत्र बनाने की आवश्यकता है। तो ये हमने पढ़ा। अब देखिए कि चुनाव 2 चरण में कराया जाए, ये अनुशंसा है, ये रामनाथ कोविंद समिति की जो है, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चुनाव 2 चरणों में कराया जाए। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराया जाए, दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हो। इससे इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव के 100 दिनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाए। ठीक है, इसके लिए एक मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। इसके लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाए, इससे निर्वाचन आयोग की सलाह से तैयार किए जाए। ये सभी अनुशंसाएं हैं। ठीक है, उसके बाद ये इन सभी चीज़ों के बाद हम देखें तो देखते हैं कि उच्च स्तरीय समिति जो है इसमें सदस्य, तो समिति में कुल 8 सदस्य थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की अध्यक्षता किया इन्होंने, और वकील हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में थे। निर्वाचित प्रतिनिधि में देखें तो अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, गुलाम नबी आज़ाद डीपीए पार्टी के, 3 पूर्व अफसर भी थे इसमें, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव, संजय कोठारी, ठीक है, पूर्व चीफ विजिलेंस जो कमिश्नर हैं वो थे, मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये सभी क्या थे, उच्च स्तरीय समिति के सदस्य और अध्यक्ष थे। तो अब क्या है कि संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत देखें तो रामनाथ कोविंद समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए भारत के संविधान में 15 संशोधन करने की सिफारिश की है। ठीक है, करना ही पड़ेगा, जो भी प्रावधान है इसके अनुसार। इससे पहले संशोधन विधेयक के माध्यम से लागू किया जाएगा। इससे एक साथ चुनाव कराने और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, ठीक है, 172 संशोधन किए जाएंगे, जो आमतौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभा जो है विधानसभाओं में को 5 वर्ष का कार्यकाल प्रदान करते हैं, जब तक कि उन्हें भंग न कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा संशोधन विधेयक जो है नए अनुच्छेद 324A को सम्मिलित करके जो है स्थानीय चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ समन्वित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह नए अनुच्छेद 325 को सम्मिलित करके भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी स्तरों पर चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची के निर्माण का भी प्रावधान करेगा। चूंकि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत देखें तो स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है, इसलिए संविधान के दूसरे संशोधन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत निर्दिष्ट कम से कम आधे राज्यों से अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव का रोड मैप देखें तो आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। एक नया अनुच्छेद जो एक साथ चुनाव कराने की सुविधा देता है, और नियत तिथि वह तिथि होगी जिस दिन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, नियत तिथि के बाद निर्वाचित कोई भी राज्य विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भंग हो जाएगी। इसलिए 2029 में लोकसभा के साथ इन राज्यों के विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे। यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा अपने पूर्ण 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले
भंग की जाती है तो मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन केवल शेष अवधि के लिए, ठीक है, जिससे हर 5 वर्ष के बाद एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ होगा। राष्ट्रपति को यह घोषित करने का अधिकार है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधानसभा चुनाव बाद की जो तारीख में जो है कराए जाएंगे, जिसमें कहा गया है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। हालांकि अगर इस राज्य विधानसभा चुनाव में देरी भी होती है तो भी अगला चुनाव लोकसभा और अन्य राज्य विधानसभा चुनावों के साथ ही होगा, ठीक है। भारत का चुनाव आयोग लोकसभा, राज्य विधानमंडल या नगर पालिका या पंचायत के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकल मतदाता सूची बनाएगा, ठीक है। विश्व के अन्य देशों की चुनाव व्यवस्था जिसका उच्च स्तरीय समिति ने संदर्भ लिया है, इसमें देखें तो पहले दिया है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यहाँ वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। हालांकि नगर पालिका चुनाव प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं, ठीक है। स्वीडन देखें तो ये देश आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंपी जाती है। उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां संसद, ठीक है, यानी वहां के संसद रिक्सडैग कहा जाता है, तो संसद, काउंटी और नगर परिषदों के लिए चुनाव एक ही समय में होते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? स्वीडन की बात हो रही है। ये चुनाव हर 4 वर्ष में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं, जबकि हर 5 वर्ष में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को नगर पालिका विधानसभाओं का चुनाव होता है। तो ये है। जर्मनी जापान को देखें तो समिति के सदस्य सुभाष सी कश्यप ने, ठीक है, बुंडेस्टाग द्वारा चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया के अलावा अविश्वास की रचनात्मक वोट के जर्मन मॉडल का समर्थन किया। उन्होंने जापान की प्रक्रिया का समर्थन किया। जापान में प्रधानमंत्री को पहले नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है, उसके बाद सम्राट मुहर लगाता है। उन्होंने जर्मन या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की वकालत की, ठीक है। इंडोनेशिया में देखें तो 2019 से एक साथ चुनाव करा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक ही दिन चुने जाते हैं। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि लगभग 200 मिलियन लोगों ने सभी 5 स्तरों यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, क्षेत्रीय और नगर निगम के सदस्यों ने वोटिंग की थी, ठीक है। तो ये है, देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का रोड मैप। और हम लोगों ने यह भी देखा कि विश्व के अन्य देशों की चुनाव व्यवस्था किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें कुछ और बातें, हाँ ठीक है, तो मिलते हैं। ये है, ये इसमें छूट रहा था। ये देखें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में प्रमुखता जो है संशोधन की जरूरत होगी। इसमें है, देखिए, अनुच्छेद 83 यह संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 172 यह राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 85 यह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है। इसका अनुच्छेद 174 यह राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 356 यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दल बदल के आधार पर अयोग्यता से जुड़ी संविधान की 10वीं अनुसूची में भी कुछ बदलाव करने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय में जो कुछ भी है उसे हम लोगों ने पूरी तरह से देखा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।